मूवी की शुरुआत में श्रीलंका के जंगल का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर श्रीलंकन आर्मी कुछ मजदूरों के साथ एक सर्च ऑपरेशन कर रही थी। काफी समय से यहां पर नक्सलियों की टाइगर गैंग एक्टिव थी। श्रीलंकन आर्मी यहां से उनका सफाया करने तथा नक्सलियों के द्वारा छिपाए गए हथियारों को ढूंढने आई थी। वहां पर 4 मजदूरों को खुदाई के दौरान सोने की ईंटों से भरा हुआ एक बॉक्स मिलता है। वो लोग इस बॉक्स को आर्मी को सौंपना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो चारों आर्मी के लोगों को अपने रास्ते से हटाते हुए वहां से भागने लगते हैं और जंगल से निकल समंदर के किनारे आ जाते हैं और यहाँ से एक बोट में बैठकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इंडिया के बॉर्डर पर पुलिस वाले इन्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस इनसे इनके आईडी कार्ड मांगती है, लेकिन ये चारों अपने पास से एक एक सोने की ईंट निकालकर पुलिस के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि इनके बदले हमारे आईडी कार्ड बनवा दीजिए। सोने की ईंटों को देखकर पुलिस वालों के मन में भी लालच आ जाता है और वो उन चारों को इंडियन आइडेंटिटी दिलवा देते हैं। अब इस घटना के कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। इंडिया की प्रेसिडेंट को एक पार्सल मिलता है जिसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा था कि मैं आंध्र प्रदेश के मुत्तुपल्ली गांव से तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक छोटी लड़की हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं और स्कूल नहीं जा पाऊंगी क्योंकि हमारे गांव में राणा तुंगा नाम के गुंडे ने आतंक मचा रखा है जो जबरदस्ती हमसे हमारा गांव खाली करवा रहा है और जो लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं वह उन्हें जान से मार रहा है। यहाँ पर मेरे साथ मेरे गाँव के कुछ लोग हैं जो अपनी जमीनें नहीं छोड़ना चाहते। ये सब इस लेटर के साथ अपने हाथ का एक एक अंगूठा भेज रहे हैं ताकि आप यहाँ की स्थिति की गंभीरता को समझ सको। अगर आपने जल्द ही कोई एक्शन नहीं लिया तो आपको यहाँ पर इन लोगों के कटे हुए सर मिलेंगे। प्रेसिडेंट उनकी सिचुएशन और दर्द को महसूस कर लेती है। वह तुरंत ही सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को बुलवाती है और उसे तुरंत ही मुत्तुपल्ली गांव के हालातों का जायजा लेने के लिए वहां पर भेज देती है। इसके बाद हमें मुत्तुपल्ली गांव का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक किसान अपने खेत में हल चला रहा होता है। तभी उसके हल के नीचे एक इंसान का मृत शरीर मिलता है। वह शोर मचाता हुआ आसपास के किसानों को बुलाता है और वहां पर एक एक करके करीब 10-15 डेड बॉडीज मिलती हैं। ये देख करके पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। इस बात की खबर विजय लक्ष्मी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को लगती है। वह इन मौतों का कारण जानने के लिए पुलिस दस्ते के साथ मुत्तुपल्ली गांव में पहुंचती है। वह यहाँ के लोगों से पूछती है कि ये सब किसने किया, लेकिन कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता क्योंकि सब लोग डरे हुए थे। तभी उनके बीच में से एक छोटा लड़का बाहर आता है और कहता है कि ये सब राणा तुंगा ने किया है। ये नाम सुनते ही विजय लक्ष्मी अपने पुलिस दल के साथ राणा तुंगा के घर के लिए निकल जाती है, लेकिन बीच रास्ते में सारे मेल ऑफिसर्स गाड़ी से उतर जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारी जान प्यारी है, हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे लेकिन वहाँ नहीं जाएंगे। ये सुनकर विजय लक्ष्मी हताश हो जाती है, लेकिन सभी लेडी ऑफिसर्स उसका हौसला बढ़ाती हैं और कहती हैं कि हम आपके साथ हैं मैम, हम किसी से नहीं डरते। राणा तुंगा के घर के दरवाजे पर उन्हें राणा तुंगा की माँ मिलती है जो कि दिखने में काफी खतरनाक और गुंडी लगती है, लेकिन विजय लक्ष्मी उससे नहीं डरती और उसी के सामने उनके पालतू गुंडों को मारने लगती है। तभी राणा तुंगा की पत्नी भारती अंदर से आती है और विजय लक्ष्मी से कहती है कि आप ऐसे माहौल मत खराब कीजिए, आप सब अंदर आ जाइए और शांति पूर्वक बात कीजिए। विजय लक्ष्मी कहती है कि मैं यहाँ पर बात करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे उस कमीने पति को घसीटकर ले जाने के लिए आई हूँ। अपने पति के बारे में इतने बुरे शब्द सुनकर भारती को गुस्सा आ जाता है और वह उन सभी लेडी ऑफिसर्स को अपने गुंडों से पिटवाती है और उन्हें बंदी बनाकर एक कमरे में बंद कर देती है। भारती विजय लक्ष्मी से कहती है कि राणा तुंगा कोई आम इंसान नहीं है, वह रावण है और यह इलाका उसकी लंका है। यहाँ कोई राम या हनुमान नहीं आने वाला, यह जगह हमेशा ऐसी ही रहने वाली है। यहाँ पर किसी के आने और तुम्हें बचाकर ले जाने का कभी इंतजार मत करना। इसके बाद मूवी में एंट्री होती है सनी देओल यानी कि बलदेव प्रताप सिंह की, जो कि ट्रेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में ट्रेन में खराबी आ जाती है और ट्रेन रुक जाती है। बलदेव को जोर की भूख लगी थी, इसलिए वह वहाँ से कुछ ही दूर स्थित एक ढाबे पर जाता है और खाने के लिए रोटी सब्जी मांगता है। उस ढाबे पर एक बूढ़ी दादी होती है। वह कहती है, बेटा रोटी सब्जी तो यहाँ नहीं मिलती, लेकिन गर्मा गर्म इडली जरूर मिल जाएगी। बलदेव कहता है, कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे इडली ही खिला दीजिए। वह उस बूढ़ी दादी की थोड़ी मदद भी करता है। वह बूढ़ी दादी उसे गर्मा गर्म इडली देती है और पूछती है कि बेटा कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। बलदेव कहता है, माँ जी मैं नॉर्थ स्टेट से यहाँ घूमने आया हूँ। इतना कहकर वह इडली खाने लगता है। तभी वहाँ पर वहाँ के कुछ लोकल गुंडे आते हैं और उनके धक्का लगने की वजह से बलदेव के हाथ से इडली की प्लेट नीचे गिर जाती है, लेकिन वो गुंडे इस बात पर ध्यान नहीं देते और बूढ़ी दादी को परेशान करने लगते हैं। तभी बलदेव उनके पास आता है और कहता है, भाई साहब मैं इडली खा रहा था, लेकिन आपका धक्का लगने की वजह से इडली नीचे गिर गई। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सॉरी बोलें। ये सुनकर वो सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं,
तू नहीं जानता तू किससे सॉरी बोलने के लिए कह रहा है, जिंदा रहना है तो निकल जा यहाँ से। ये बात सुनकर बलदेव सिंह को गुस्सा आ जाता है और वह सबकी अच्छे से धुलाई कर देता है और फिर से उनसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। लेकिन वो गुंडा सॉरी बोलने के बजाय कहता है, तू जानता नहीं है मैं किसका आदमी हूँ, यहाँ के एमएलए सुब्बा रेड्डी का। बलदेव कहता है, अच्छा तो फिर सुब्बा रेड्डी सॉरी बोलेगा, चलो फिर उसी के पास चलते हैं। बलदेव उन सबको उन्हीं की गाड़ी में डालकर सुब्बा रेड्डी के घर के लिए निकल जाता है। वहीं सुब्बा रेड्डी अपने घर में अपनी बेटी की एंगेजमेंट की बात बड़े रौब से कर रहा होता है। वह लड़के के परिवार को डरा धमकाकर अपनी बेटी की सगाई कर देता है। तब तक बलदेव सिंह भी वहां पहुंच जाता है। बलदेव को देखकर सुब्बा रेड्डी पूछता है, अब तू कौन है बे? बलदेव बताता है, मेरा नाम बलदेव है, मैं ढाबे पर इडली खा रहा था, इन लोगों ने मेरी इडली गिरा दी। मैंने इनसे सॉरी बोलने के लिए कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि आप सॉरी बोलेंगे। आप सॉरी बोल दीजिए, मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनकर वो लोग भी हंसने लगते हैं। सुब्बा रेड्डी अपने दूसरे गुंडों के साथ बलदेव पर हमला कर देता है, लेकिन बलदेव उनकी भी अच्छे से धुलाई करने लगता है। लेकिन सुब्बा रेड्डी भी सॉरी नहीं बोलता, बल्कि बलदेव से कहता है, तू जानता नहीं मेरे ऊपर सोमुलू का हाथ है। बलदेव कहता है, पहले ही बता देते कि सोमुलू सॉरी बोलेगा, तुम्हारी इतनी धुलाई नहीं होती। इतना कहकर वह उन सबको गाड़ी में डालकर सोमुलू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं सोमुलू एक सरकारी दफ्तर के अंदर कुछ गाँव के लोगों से जबरदस्ती उनकी जमीनों को अपने नाम करवा रहा था। तभी बलदेव सिंह वहां पहुंच जाता है और सोमुलू से भी वही बात कहता है जो उसने एमएलए सुब्बा रेड्डी से कही थी और उसे सॉरी बोलने के लिए कहता है। बलदेव की बात सुनकर वो लोग भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोमुलू कहता है, तू गलत टाइम पर गलत जगह आ गया है। और इसी के साथ वह भी अपने लोगों के साथ बलदेव पर धावा बोल देता है, लेकिन बलदेव उन सबको भी धूल चटा देता है। अच्छे से कुट पिटने के बाद भी सोमुलू सॉरी नहीं बोलता, बल्कि कहता है, तू नहीं जानता तूने किससे पंगा लिया है, मैं राणा तुंगा का भाई हूँ। बलदेव कहता है, ये बात पहले ही बोल देते, फालतू में मेरा टाइम बर्बाद कर दिया। बलदेव उन सबको लेकर राणा तुंगा के घर आ जाता है। यहाँ बलदेव राणा तुंगा से मिलता है। राणा तुंगा कोई और नहीं बल्कि श्रीलंका से भागा हुआ वही मजदूर होता है जो सोने की ईंटों से भरे हुए बॉक्स के साथ इंडिया आ गया था और यहाँ पर उसने आसपास के गाँव वालों को डरा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया था। बलदेव राणा तुंगा को भी वही इडली वाली पूरी घटना सुनाता है और साथ ही कहता है कि अगर तुम्हारे ऊपर भी किसी का हाथ हो तो पहले ही बता दो, वरना मुझे वही सब करना पड़ेगा जो मैंने इन लोगों के साथ किया। बलदेव की बात सुनकर राणा तुंगा सोमुलू को डांटता है और कहता है कि एक छोटे से सॉरी वाले मैटर को तुम यहाँ तक ले आए, थोड़ा तो दिमाग से काम लिया करो। सोमुलू शर्मिंदा हो जाता है। राणा तुंगा बलदेव से कहता है कि मेरे ऊपर किसी और का हाथ नहीं है, लेकिन मेरे लोगों ने गलती की है और मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। वह बलदेव सिंह को सॉरी बोल देता है। सॉरी सुनकर के बलदेव खुश हो जाता है और कहता है कि अब जाकर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला, अब मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कह करके बलदेव सिंह यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह वापस आता है और राणा तुंगा से पूछता है कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है, लेकिन यहाँ पर कोई पुलिस वाला तो नहीं दिख रहा। इस पर राणा तुंगा कहता है, तुम्हें इन सब से क्या मतलब, तुम्हें सॉरी बोला ना, अब चुपचाप निकलो यहाँ से। तभी बलदेव सिंह की नजर वहाँ पर पड़ी हुई पुलिस वर्दी पर पड़ती है। वह एक एक वर्दी को उठाता हुआ उस रूम तक पहुँच जाता है जहाँ पर लेडी पुलिस ऑफिसर्स को बंदी बनाकर रखा गया था। बलदेव सिंह उन्हें उनकी वर्दी दे देता है। विजय लक्ष्मी बलदेव सिंह को अपनी आप बीती बताती है। ये सुनकर के बलदेव सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह राणा तुंगा से कहता है, तूने मेरे देश की बेटियों के साथ ऐसा बर्ताव करके बहुत बड़ा पाप किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर बलदेव सिंह उन लेडी ऑफिसर्स को ले जाने लगता है, लेकिन राणा तुंगा उस पर गन तान देता है और कहता है, ये इस जगह से बाहर नहीं जा सकती। बलदेव सिंह भी अपनी पिस्टल राणा तुंगा पर तान देता है और कहता है, दम है तो रोक के दिखा। दोनों में एकदम तनातनी हो जाती है। तभी राणा तुंगा की वाइफ आकर राणा तुंगा को समझाती है। अपनी पत्नी की बात सुनकर राणा तुंगा अपनी गन नीचे कर लेता है और बलदेव सिंह को उन लेडी ऑफिसर्स के साथ यहाँ से जाने देता है। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी के पीछे राणा तुंगा के गुंडे लग जाते हैं और उन पर फायरिंग करने लगते हैं। उन लेडी ऑफिसर्स में से एक को गोली लग जाती है और वह बुरे तरीके से घायल हो जाती है। बलदेव सिंह जैसे तैसे उन गुंडों के चंगुल से बच निकलता है और एक गाँव में आ जाता है। यहाँ पर वह उस घायल लेडी ऑफिसर को उठाकर पूरे गांव में उसकी मदद के लिए घूमता है, लेकिन वह पूरा गांव खाली था। वहां पर किसी का कोई नामो निशान नहीं था और कोई मदद नहीं मिलने की वजह से वह लेडी ऑफिसर दम तोड़ देती है। तभी विजय लक्ष्मी के फोन पर राणा तुंगा का फोन आता है। राणा तुंगा बलदेव से कहता है, यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, मैं एक एक करके उन सभी लड़कियों को मार दूंगा, वो भी तेरी आंखों के सामने। फोन कटने के बाद बलदेव विजय लक्ष्मी से पूछता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। विजय लक्ष्मी बलदेव सिंह को बताती है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ निकाला
मिला है जो कि थोरियम है, और यह थोरियम यहाँ के आसपास के गाँव की मिट्टी में है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने यहाँ के एक भ्रष्ट मंत्री के साथ हाथ मिलाया है। वो आसपास के करीब 40 गाँवों को खाली करवाना चाहते हैं ताकि यहाँ पर माइनिंग की जा सके, और उस मंत्री ने गाँवों को खाली करवाने का कॉन्ट्रैक्ट राणा तुंगा को दिया है। इसलिए वह लोगों से जबरदस्ती उनकी जमीनों को अपने नाम करवा रहा है, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वह उन्हें मारकर उनके फिंगरप्रिंट ले रहा है। ये सब सुनकर के बलदेव सिंह कहता है, यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? विजयलक्ष्मी बताती है कि यहाँ की पुलिस भी राणा तुंगा से मिली हुई है। इसके बाद बलदेव सिंह मोतुपल्ली गाँव के पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है और वहाँ के सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन दर्ज करने के लिए कहता है, लेकिन वह ऑफिसर बिना उसकी तरफ देखे ही उसे अपने असिस्टेंट के पास भेज देता है। जब बलदेव सिंह कंप्लेन लिखवाता है तो वह इडली से लेकर राणा तुंगा तक की पूरी घटना ऑफिसर को सुनाता है। उसकी यह बात सुनकर पूरा पुलिस थाना एक्टिव हो जाता है। उन्हें उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो सारे मिलकर के बलदेव सिंह को चेन से बांध देते हैं और वह सीनियर ऑफिसर राणा तुंगा के घर कॉल लगाता है। फोन राणा तुंगा का भाई सोमुलू उठाता है। जब सीनियर ऑफिसर सोमुलू को बताता है कि उन्होंने बलदेव सिंह को चेन से बांध रखा है तो वह तुरंत ही अपने गुंडों के साथ पुलिस स्टेशन आ जाता है। सोमुलू के आते ही बलदेव सिंह अपनी बेड़ियां तोड़ लेता है और उसकी धुलाई करने लगता है और उन सबको मार करके छत से लटका देता है और यहाँ से चला जाता है। जब राणा तुंगा को पता चलता है कि उसका भाई पुलिस स्टेशन गया है तो वह भी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर वह अपने भाई को बाकी सबके साथ लटका हुआ देखता है। अपने भाई की मौत से वह बौखला जाता है और बलदेव सिंह को फोन करके कहता है कि तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं खुद तेरे पास आ रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति को दिखाया जाता है। यहाँ आते आते उसने राणा तुंगा के बारे में सारी जानकारी जुटा ली थी। उसे पता चल गया था कि वह श्रीलंका से भागा हुआ एक नक्सलवादी है और वह समझ जाता है कि उसको गिरफ्तार करना पुलिस के बस की बात नहीं है। इसलिए वह उस एरिया के आर्मी ऑफिसर को फोन करके मदद मांगता है। आर्मी ऑफिसर सत्यमूर्ति से कहता है कि हमें आप तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन हमारा एक ऑफिसर फिलहाल उसी लोकेशन पर है, वह आपकी मदद कर सकता है। सत्यमूर्ति कहता है कि यहाँ पर एक ऑफिसर की नहीं बल्कि पूरी बटालियन की जरूरत है। आर्मी ऑफिसर कहता है उसका नाम बलदेव प्रताप सिंह है, वह हमारी जाट रेजिमेंट से है, वह अकेला ही एक बटालियन के बराबर है, उसने पहले भी ऐसे कई मिशंस को अंजाम दिया है। इसके बाद राणा तुंगा को दिखाया जाता है उसने अपने सभी लोगों के साथ गांव वालों को घेर रखा था। उसे पता था कि गांव वालों को बचाने के लिए बलदेव सिंह यहाँ जरूर आएगा, इसलिए वह अपनी बटालियन के साथ पूरे तरीके से तैयार था। तभी वहाँ पर चॉपर से बलदेव सिंह की एंट्री होती है। यहाँ आते ही बलदेव प्रताप सिंह राणा तुंगा के लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतार देता है और इसके बाद बलदेव सिंह की राणा तुंगा के साथ फाइट होती है, जिसमें बलदेव सिंह राणा तुंगा को हरा देता है और उसे चेन से बांधकर चेन को गांव वालों को सौंप देता है। गांव वाले चेन को खींच करके उसे ऊपर लटका देते हैं और राणा तुंगा का चैप्टर क्लोज कर देते हैं। ये सभी गांव वाले मोतुपल्ली गांव के ही होते हैं। तभी उनमें से एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आती है और बलदेव सिंह के गले लग जाती है। तब तक सीबीआई ऑफिसर सत्यमूर्ति भी वहां पहुंच जाता है और प्रेसिडेंट मैडम को फोन करके कहता है कि मेरे यहाँ पहुंचने से पहले ही ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह ने यहाँ की समस्या को सुलझा दिया है। यह सुनकर प्रेसिडेंट राहत की सांस लेती है। वहीं दूसरी तरफ विजयलक्ष्मी राणा तुंगा की वाइफ को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, लेकिन उसकी वाइफ अपने सिर में गोली मारकर खुद को खत्म कर लेती है और ये सब देखकर राणा तुंगा की माँ को हार्ट अटैक आ जाता है और वह भी मर जाती है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में।